फ्रेंड्स, स्वागत है फिर से हमारे चैनल एसके कैरियर पॉइंट पे। जैसा आप सबको पता है, क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट कर दी है। जितने भी एनएचएम स्टाफ नर्स की तैयारी कर रहे हैं और साथ ही सीएचओ के अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए जो भी तैयारी कर रहे हैं, वो सभी जो है ये शानदार सेशन उनके लिए है। और यहाँ पे आप सबको पता होगा, आपने पिछली वीडियोस देखे होंगे। आज की जो क्लास है आपकी 16 नंबर क्लास है, ठीक है। आगे की क्लास में आपने काफ़ी प्यार दिया, काफ़ी क्वेश्चंस से बेनिफिट मिला होगा आपको। काफ़ी इजी लैंग्वेज में मैंने आपको समझाया था। उसी प्रकार से एमसीक्यू विद रैशनल के साथ में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन मिलेंगे। सबसे बढ़िया बात यह है प्यारे स्टूडेंट्स, आप सबके लिए जो भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं ये प्रीवियस क्वेश्चन आए हुए हैं। दूसरी बात, ये रैशनल के साथ में मिल रहे हैं। आप सबको पता है जितने भी एग्जाम आते हैं उन सभी को घुमा फिरा के बार बार दिया जाता है, लेकिन ऑप्शंस यहाँ पे चेंज कर दिए जाते हैं और वही भाषा जो है क्वेश्चन की चेंज हो जाती है। उसी प्रकार से यहाँ पे जो भी कैंडिडेट सीएचओ या स्टाफ नर्स की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए शानदार सेशन होने वाला है, ठीक है। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। उससे पहले साथियों, मैं आप सबको बताना चाहूँगा, कोई भी कैंडिडेट चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जितने भी लेटेस्ट अपडेट रहेंगे नोटिफिकेशन से रिगार्डिंग या फिर किसी भी अपडेट से रिगार्डिंग, तो वो सब आपके पास पहुँचते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन आपका क्या होने वाला है। आज का पहला क्वेश्चन है, कलर कोड ऑफ कैनुला यूज फॉर चाइल्ड, यानी कि बच्चों में कौन से कलर कोड का कैनुला यूज में लेते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट भी हुआ है। आप सबको सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पे जितने भी कलर कोड हैं वो सभी को आप अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको सबको बताता हूँ, जो पिंक कलर का होता है ये कितने नंबर का होता है, ये 20 नंबर का होता है। दूसरी बात, जो ब्लू कलर का होता है, ब्लू कलर का 22 नंबर का होता है, ठीक है, याद रखिए। ग्रीन कलर का होता है ये 18 नंबर का होता है। और उसके बाद में जो येलो कलर का होता है वो 24 नंबर का होता है। अब आप सबको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो कैनुला की जितनी ज़्यादा गेज होगा, कि जितने नंबर का होगा, जितने ज़्यादा नंबर का होगा वो उतना ही छोटा होगा, और जितने कम नंबर का होगा वो उतना ही बड़ा होगा। जैसे मान के चलिए 16 गेज का, यानी कि 16 नंबर का कैनुला है, ठीक है। 16 नंबर का कैनुला है तो वो सबसे जो है आपका बड़ा पाया जाएगा, जिसका जो है गेज बहुत बड़ा होगा, डायमीटर बहुत बड़ा होगा, और जो है ये डायलिसिस वगैरह में यूज़ में लिया जाता है। उसी प्रकार से 20 नंबर का मोस्ट कॉमन कैनुला माना जाता है, ठीक है, मोस्ट कॉमन, ज़्यादातर इसको यूज में लेते हैं। और जो ब्लू होता है ये भी इसी 22 नंबर का है, ठीक है, इसको भी इसी तरीके से यूज में लेते हैं, जिसकी छोटी जो एडल्ट में थोड़ी पतली वेन होती है। उसी प्रकार से जो ग्रीन होता है ये 80 नंबर का हो है। ग्रीन स्पेशल याद रखिए इसको, ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान यूज में लिया जाता है। ग्रीन ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए इसका क्वेश्चन भी आता है, इसलिए आपको याद रखना है। और ये जो येलो है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। बच्चों के बारे में पूछा यहाँ पे है तो येलो इसका करेक्ट आंसर होगा 24 नंबर का। इसके बाद में एक होता है 26 नंबर का, वो भी बच्चों में जो है न्यूबॉर्न होते हैं उनमें यूज़ में लिया जाता है। उम्मीद करता हूँ ये सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए होंगे, और इन क्वेश्चनों को जो मैं कराता हूँ आपको अच्छे से लिख लीजिए, जिससे आपके लिए क्वेश्चन सीधे सीधे एग्जामों में आएंगे यहाँ से, ठीक है। तो इस तरीके से जितने भी रिमेनिंग जो है आपके कैनुला टाइप रह गए हैं वो आप देख लीजिए, और ये आप सबको याद हो ही गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बताता है आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है। विच लेबोरेटरी टेस्ट वुड बी द लीस्ट इफेक्टिव इन मेकिंग द डायग्नोसिस ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन। तो यहाँ पे दोस्तों क्या पूछा गया है, कौन सा लेबोरेटरी टेस्ट है जो लीस्ट यानी कि कम से कम इफेक्टिव है क्या करने में, डायग्नोसिस करने में, किसको, मायोकार्डियल इन्फेक्शन को, यानी कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन को डायग्नोसिस करने में सबसे कम यूजफुल है। ऐसा कौन सा टेस्ट है इसमें। देखिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। नीचे से स्टार्ट करते हैं। मायोग्लोबिन, मायोग्लोबिन एक जो है प्रोटीन होती है, आप सबको पता है। मायोग्लोबिन क्या है, ये अगर मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता है, एमआई होता है, तो सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले ये जो है एराइज होती है, उसके साथ ही सबसे पहले ये जो है डिक्लाइन होती है, ठीक है। ये एक बात क्लियर हो गई। दूसरी बात, कितना समय इसमें लगता है, इसकी अगर समय की बात करें 1 से 2 घंटे में, ठीक है, 1 से 2 घंटे में ये बढ़ जाता है। अगर किसी को एमआई हुआ है 1 से 2 घंटे में बढ़ जाएगा, और उसी के साथ 7 से 8 आवर के बाद में ये डिक्लेयर यानी कि कम हो जाता है, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिए। तो इसका मतलब ये है कि ये सबसे पहले कम होता है, सबसे पहले मतलब जैसे ही एमआई हुआ ये इंक्रीज़ हो जाता है, और कुछ ही घंटों के बाद में ये डिक्रीज़ भी हो जाता है। तो रिलायबल नहीं है, लेकिन ये जो एमआई में इंक्रीज होता है, ठीक है। तो ये तो इसका आंसर नहीं होगा। आगे बात करते हैं सीकेएमबी। सीकेएमबी का क्या मतलब है, सीकेएमबी क्रिएटिनिन काइनेज मायोकार्डियम बैंड, ठीक है। ये जो है
ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो लेकिन ये इसका आंसर नहीं होगा, ठीक है। ट्रोपोनिन आई के बारे में आपने पढ़ा होगा। ट्रोपोनिन आई भी 3 प्रकार का होता है। इसमें कौन कौन से होते हैं? आई, ट्रोपोनिन टी एंड ट्रोपोनिन सी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएगा उसमें सारी डिटेल में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे इसको, ठीक है। यहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने देंगे। उसी प्रकार से ए एस टी को दूसरे नाम से भी देखिए, ए एस टी जो होता है इसको हम SGOT, ठीक है, आप सबने पढ़ा होगा, SGOT भी है, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे जो है AST की अगर बात करें, AST ही इसका आंसर होने वाला है, क्योंकि ये लीस्ट है कम से कम जो है इफेक्टिव है किसमें, डायग्नोसिस करने में मायोकार्डियल इन्फार्क्शन को। तो इसकी अगर बात करें, इसको हम SGOT भी बोल सकते हैं। ये किसके द्वारा रिलीज होता है? ये अगर बात करें, ये बॉडी के हर ऑर्गन्स, यानी कि जैसे ब्रेन हो गया, ठीक है, ब्रेन में इंजरी होती है, उसके बाद में हार्ट हो गया, उसके बाद में जो लंग्स हो गया, इन सभी से सीक्रेट होता है, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। जो इफेक्टिव हैं ये सभी इफेक्टिव हैं किसमें, डायग्नोसिस करने में, हार्ट के MI के डायग्नोसिस करने में। लेकिन यहाँ पे आप सबके जो AST है ये इसका जो करेक्ट आंसर नहीं होगा, ठीक है। तो ये मतलब डायग्नोसिस नहीं करेगा, इसलिए यही करेक्ट आंसर माना जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा। कोई भी कन्फ्यूजन रह जाती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका आंसर दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसी तरीके से एक और शानदार क्वेश्चन आपके लिए। यहाँ पे विच ड्रग इज़ यूज टू प्रिवेंट ब्रेडिकार्डिया ड्यूरिंग सर्जरी। तो यहाँ पे कौन सी एक ऐसी ड्रग काम में लेते हैं जो क्या करती है, रोकती है किसको, ब्रेडिकार्डिया को ड्यूरिंग सर्जरी के दौरान ब्रेडिकार्डिया यानी कि डिक्रीज पल्स रेट, ठीक है, डिक्रीज पल्स रेट को रोकती है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए बात कर लेते हैं कौन सी एक ऐसी ड्रग है। अगर बात करें यहाँ पे कौन सी एक ऐसी ड्रग है जो कि ब्रेडिकार्डिया को सर्जरी के दौरान रोकती है, तो चलिए इसके बारे में डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा ब्रेडिकार्डिया पहले तो होता क्या है। देखिए ब्रेडिकार्डिया का मतलब होता है सीधा सीधा, मैंने आपको अभी भी बताया था, ब्रेडिकार्डिया होता है सीधा सीधा जो है आपकी हार्ट रेट जो होती है, हार्ट रेट क्या, हार्ट रेट कितने से कम हो जाती है, 60 से कम जो हो जाती है उसको क्या बोलते हैं, ब्रेडिकार्डिया, ठीक है। यानी कि हार्ट रेट का जो है कम होना, ये ब्रेडिकार्डिया कहलाता है। दूसरी बात यहाँ पे जो ट्रैकीकार्डिया भी होता है, एक टर्म ट्रैकीकार्डिया कितने से ज़्यादा हो जाता है, ट्रैकीकार्डिया आप सबने पढ़ाई होगा। नॉर्मल जो पल्स रेट होती है आपकी, हार्ट रेट जो होती है 72 पर मिनट होती है, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे अगर बात करें तो इसी तरीके से यहाँ पे पूछा गया है क्वेश्चन में, तो कौन सी निम्न में से एक जो है ड्रग है जो सर्जरी के दौरान ब्रेडिकार्डिया को रोकती है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं एट्रोपिन की। एट्रोपिन किस में यूज में लेते हैं, एट्रोपिन अगर बात करें एट्रोपिन को, ये इंक्रीज हार्ट रेट करता है, ठीक है, क्या करता है, ये हार्ट रेट को बढ़ाता है, ठीक है। एंटीकोलिनर्जिक भी इसको बोल सकते हैं हम। उसी प्रकार से ये जो इसका जो करेक्ट आंसर है ये तो नहीं होने वाला, ठीक है। दूसरी बात एमियोडेरोन, ये क्या करता है, एमियोडेरोन की बात करें, ये एंटी एरिथमेटिक है, ठीक है। ये क्या करता है, जो यूज इन वेंट्रिकल फिब्रिलेशन, उस चीज़ में इसको यूज़ में लिया जाता है, और ये एंटी एरिथमेटिक है जो कि हृदय में कंडीशंस में नहीं होती हैं, उस कंडीशंस में इसको दिया जाता है, ठीक है। बात कर लेते हैं नाइट्रस ऑक्साइड की। नाइट्रस ऑक्साइड क्या करता है, नाइट्रिक ऑक्साइड किसके लिए यूज़ में लेते हैं, ये जो है किसी भी जो पेशेंट है गैसियस फॉर्म में किसी की अनकॉन्शियस को बनाए रखने के लिए नाइट्रस ऑक्साइड का यूज़ में लेते हैं। ये गैसियस फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है, इस चीज़ के दौरान। उसी प्रकार से यहाँ पे जो है सक्सिनिल क्लोराइड्स, इसका क्या इम्पोर्टेंट है, इसका इम्पोर्टेंट है यहाँ पे जो है ये मसल्स रिलैक्सेंस के लिए होता है, मसल्स रिलैक्सेंट के लिए किया जाता है। और मसल्स रिलैक्सेंट जो करते हैं आप सबने देखा होगा ECT में दिया जाता है। ECT में क्यों जाता है, मसल्स रिलैक्सेशन के लिए ECT में इसको दिया जाता है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या है, इसका करेक्ट आंसर जो है आपका यही होगा, इसको ECT में दिया जाता है और मसल रिलैक्सेशन के लिए दिया जाता है, ठीक है। तो जो है ये आप सबकी विच ड्रग इज़ यूज टू प्रिवेंट ब्रेडिकार्डिया ड्यूरिंग सर्जरी, तो यही जो है आपकी हार्ट रेट को इंक्रीज जो है ब्रेडिकार्डिया के दौरान प्रिवेंट करता है, ठीक है। इस तरीके से इसका जो करेक्ट आंसर है वो यही होने वाला है, ठीक है, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। दोस्तों कोई भी कन्फ्यूजन रह जाती है आप पूछ लिया करो, क्योंकि हमसे भी कभी कभी गलतियाँ हो जाती हैं, ठीक है।
इसी प्रकार से आपसे अगर हमने आपको लगता है कोई गलती है, कोई क्वेश्चन में गलत बता दिया है, गलती से भी गलत बता दिया है, तो आप उसको कमेंट में बता दिए ना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पोस्टपार्टम हेमरेज। दोस्तों हर एग्जाम में रिपीट होता है क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप समझिए अच्छे से। क्या कहता है ये क्वेश्चन? सबसे मोस्ट कॉमन कोज है किसका? पोस्टपार्टम हेमरेज का। पोस्टपार्टम हेमरेज आप सबको पता होगा, यानी कि जैसे ही बच्चा डिलीवर होता है उसके बाद में जो है ब्लीडिंग होती है, उसके पोस्टपार्टम हेमरेज की अगर बात करें, यहाँ पे देखिए मैं आपको बता दूँगा पोस्टपार्टम हेमरेज की क्या कंडीशंस है। पोस्टपार्टम जैसे मान के चलिए आप, यहाँ पे आपको मैं एक जो है यहाँ पे बताना चाहूँगा पोस्टपार्टम हेमरेज होता क्यों है। पोस्टपार्टम हेमरेज ये मान के चलिए यहाँ पे बेबी है और ये जो है आपका प्लेसेंटा और ये बेबी है, ठीक है, ये बेबी है आपका प्लेसेंटा। बेबी आप सबको पता है बाहर आ जाता है, उसके बाद प्लेसेंटा है, यहाँ से अम्ब्लाइकल कोड कट कर दी जाती है। अब प्लेसेंटा को जैसे ही निकालते हैं, देखिए यहाँ पे प्लेसेंटा है, ये जो है आपकी मायोकार्ड वो सॉरी यूट्रस की लेयर है और यहाँ पे जो है ये प्लेसेंटा है। अब प्लेसेंटा को जैसे ही रिमूव करेंगे, ये अम्ब्लाइकल कोड है, जैसे ही रिमूव करेंगे तो ये जो इतने हिस्से का प्लेसेंटा आपके जो है रिमूव हो जाता है और इतना यहाँ पे रह जाता है। अब जो यूट्रस की मसल्स हैं ये इसको लगातार सप्लाई करती रहती हैं, किसकी? ब्लड की। उनको नहीं पता है कि ये हट चुका है या नहीं हट चुका, ये क्योंकि ये थोड़ा सा पार्ट इससे अटैच रहता है तो इसको वो लगातार ब्लड सप्लाई देती रहती हैं। और इसी तरीके से यहाँ पे जो ब्लड आता रहता है वो बार बार निकलता रहता है, इसी तरीके से ब्लीडिंग होती रहती है। और जब तक ये पार्ट यहाँ से नहीं हटेगा तब तक ब्लीडिंग होती रहेगी, तो इसलिए इसको बहुत ज़्यादा घातक माना जाता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा ये फंडा। तो अब क्या पूछा है इसमें, ये तो चीज़ हो गई इसकी ब्लीडिंग वाली, लेकिन इसमें पूछा गया है मोस्ट कॉमन पोस्टपार्टम हेमरेज। मोस्ट कॉमन पोस्टपार्टम हेमरेज जो है, आप सबने इसको क्वेश्चन को काफ़ी बार हुआ, रिटेंट प्लेसेंटा इसके कारण भी हो सकता है, लेकिन मोस्ट कॉमन इसमें पूछा गया है। पुअर मैटरनल एफर्ट ये भी हो सकता है, लेकिन एटोनिक यूट्रस जो होता है इसका करेक्ट आंसर होगा। एटोनिक यूट्रस सबसे ज़्यादा, एटोनिक यूट्रस रिजिड हो जाता है, ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। और लेक ऑफ स्किल बर्थ अटेंडेंस ये भी जो है इसका आंसर नहीं होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन सी, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, इस चीज़ को आप याद रखिए, बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है ये, इस पर आप जो है स्टार लगा लीजिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपसे? नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा है आपको एंटीकोगुलेंट प्रेजेंट इन हीमोग्राम बाइल। एंटीकोगुलेंट जो प्रेजेंट होता है हीमोग्राम बाइल का मतलब होता है EDTA बाइल, ठीक है, EDTA इसका EDTA बाइल, इसकी जो फुल फॉर्म के बारे में बात करें EDTA एथिलीन डाइमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे कलर होता है इसका जो है पर्पल कलर होता है, PURPLE पर्पल कलर का होता है, याद रखिए। काफ़ी समय में जो है क्वेश्चन जो आते हैं इसमें EDTA वाइल का कलर पूछ लेते हैं, इसकी फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, ठीक है, किस तरीके से जो है इसमें ब्लड दिया जाता है वो उसके बारे में भी पूछ लेते हैं। इसी तरीके से हेपेरिन के बारे में आप जानते हैं, हेपेरिन एंटीकोगुलेंट है, यानी कि ब्लड थिनर जो है कंटेंट है। सोडियम सिट्रेट भी है एक ऐसा ही, इसमें क्या करते हैं जो काफ़ी टाइम तक जो लैब में ब्लड इकट्ठा रहता है उसको बनाए रखने के लिए सोडियम सिट्रेट यूज़ में लिया जाता है। लिथियम हेपेरिन के बारे में आपने सुना ही होगा, ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है यहाँ पे EDTA होगा, ठीक है, एंटीकोगुलेंट प्रेजेंट इन हीमोग्राम बाइल, ठीक है, तो ये हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है आपके लिए? तो दोस्तों आज के सेशन के लिए इतने ही कम क्वेश्चन थे, ठीक है। आप कम क्वेश्चन पढ़िए लेकिन उसके साथ में रैशनल जरूर पढ़िए। रैशनल अगर आप पढ़ोगे तो वहाँ पे आपके लिए एक क्वेश्चन के साथ में बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ठीक है। तो आज के सेशन का हम यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट सेशन आपके लिए कल लेके आते हैं, बड़े ही शानदार तरीके से आपको जो है बताया जाएगा। और दोस्तों मैं आपको फिर बता रहा हूँ, कोई भी चैनल नया चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जितने भी लेटेस्ट क्वेश्चन आएंगे या फिर किसी भी अपडेट से वाकिफ रहने के लिए हमेशा आप जो है बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, ठीक है। तो आज के सेशन में इतने ही क्वेश्चन, नेक्स्ट सेशन आपके लिए बहुत ही बेहतरीन लेके आएंगे। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से लेके आते हैं आपके लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।